एपिसोड 101 टू 105। तभी वो शख्स उसके सामने आता है और अपनी पैंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उस शख्स का ऑरा बहुत ही खतरनाक था, जिससे ना जाने क्यों रीमा को डर सा महसूस हो रहा था। कौन हो तुम और हटो मेरे रास्ते से, मुझे स्टेज पर जाना है, सभी मेरा वेट कर रहे हैं। वो शख्स अपने भारी आवाज में बोला, कोई भी तुम्हारा वेट नहीं कर रहा और तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती जब तक तुम मेरे सारे सवालों का जवाब नहीं दे देती। फिर वो शख्स आगे पूछा, आकृति के 4 साल पहले का राज क्या है, बताओ मुझे। ये सुन रीमा डर गई। रीमा की तो डर से हालत खराब थी, लेकिन फिर भी वो अपने अंदर के डर को छिपाते हुए हिम्मत के साथ बोली, मैं कोई डरती नहीं हूँ तुमसे। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या कर लोगे मेरा, और वैसे भी मैं किसी और गैर को क्यों आकृति के बारे में बताऊं। सामने खड़ा शख्स रीमा की ऐसी बातें सुनकर उसे बहुत तेज गुस्सा आया। उसने गुस्से से अपने कदम रीमा की तरफ बढ़ा दिए। डर के कारण रीमा पीछे की तरफ जाने लगी और थोड़ी तेज आवाज में बोली, देखो तुम मेरे करीब आए तो मैं शोर मचाऊंगी, और वैसे भी थोड़ी देर में सभी लोग दुल्हन को लेने आते होंगे, फिर वो लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लोग आएंगे तब ना जब ये शादी होगी। तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक कि तुम आकृति की सारी सच्चाई मुझे नहीं बता देती। अगर तुम अभी भी नहीं बताई तो मैं अभी सबको बता दूंगा कि तुम्हारा पहले से कई लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है। फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी शादी का क्या हश्र होगा। रीमा को अब और भी डर लगने लगा था। वही वो शख्स जैसे देखता है कि रीमा अभी भी नहीं बता रही है तो वह तुरंत अपना फोन निकालता है और एक नंबर डायल करते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना, मैंने सुना है आज आपके बेटे की शादी रीमा शर्मा से होने वाली है। जैसे ही रीमा ये सुनती है उसकी तो सांसें ही अटक जाते हैं। डर के कारण उसकी आंखें हैरानी से फैल जाते हैं। अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं ये शख्स कोई बहुत बड़ा पावरफुल इंसान तो नहीं, और कहीं ये सच में उसकी शादी कैंसिल ना करवा दे तो उसका क्या होगा। ये सोचते हुए रीमा जल्दी से आगे बढ़ी और उस शख्स के हाथ से उसका फोन छीनने लगी। तभी वो शख्स झटके से रीमा को दूर धकेल देता है, जिससे रीमा सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर गई। रीमा के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। दूसरी तरफ से मिस्टर खन्ना की आवाज आई, जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं। हाँ, आज मेरे बेटे की तो शादी है। इस आवाज को सुनकर रीमा और डर गई। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज प्लीज कुछ भी मत कहना। रीमा को ऐसे हाथ जोड़कर रोते देख सामने खड़े शख्स के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। उस शख्स ने कॉल कट कर दिया और रीमा की तरफ देखते हुए बोला, तो अब तुम मुझे सच बता रही हो या फिर मैं शादी कैंसिल करवाऊं। ठीक है, मैं सब सच बता दूंगी, पर प्लीज यह शादी कैंसिल मत करवाना। मैं अमित से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। अच्छा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम्हारी शादी टूटे। मुझे तो बस आकृति की सच्चाई जाननी है। सो जस्ट टेल मी, क्या हुआ था 4 साल पहले आकृति के साथ, मुझे एक एक बात जाननी है। उद्धरण चिन्ह। रीमा धीरे से खड़ी होती है और सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं सारी सच्चाई बता दूंगी, पर पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। मैं आकृति का हस्बैंड हूँ, अद्विक सिंह राठौर। जैसे ही रीमा ये नाम सुनती है तो वो हैरान रह गई और उसके मुंह से निकला, क्या आप सच में अद्विक सिंह राठौर हो। अद्विक रीमा को घूर कर देखता है, जिससे रीमा डर गई। तभी उस आदमी की तेज आवाज उसके कानों में गई, मैं क्या यहाँ तुम्हारे साथ कोई कॉमेडी खेल रहा हूँ। अब फालतू बातें बंद करो और मुझे सारी बात बताओ। कुछ देर बाद रीमा और अद्विक दोनों ही एक रूम में चेयर पर आमने सामने बैठे हुए थे। रीमा डर से कांप रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोली, देखिए प्लीज, मैं जो बताने वाली हूँ उसके लिए प्लीज आप मुझे माफ कर दे। पहले से ही मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उस वक्त में बहक गई थी। पहले मुझे बात बताओ, आखिर हुआ क्या था। रीमा रोने लगती है और फिर रोते हुए बोलती है, 4 साल पहले आकृति एब्रॉड पढ़ने के लिए आए। हम दोनों की पहले से ही दोस्ती थी। फिर हम लोग एब्रॉड में भी साथ में पढ़ाई करने लगे। हम दोनों ने मिलकर एक फ्लैट लिया था
और उसमें हम दोनों साथ में रहते थे। दोनों साथ में ही कॉलेज जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फ्लैशबैक। सब कुछ अच्छा था। अचानक एक दिन आकृति को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। आकृति मेरे पास आए और बोली, रीमा ना जाने क्यों मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। रीमा तुरंत आकृति से पूछती है, क्या लग रहा है तुझे? कैसा महसूस हो रहा है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? रीमा के ऐसे पूछने पर आकृति बोली, ना जाने क्यों मुझे हर वक्त वॉमिट लग रहा है और चक्कर से आ रहे हैं। मुझे भी लग रहा है शायद मेरी तबीयत खराब होने वाली है। देख आकृति, तू डर मत। हम कॉलेज से वापस आते हैं और सीधे डॉक्टर के यहाँ चलेंगे। ये सुनकर आकृति बोली, हाँ तू सही कह रही है। फिर दोनों तैयार होकर कॉलेज के निकल गए। दोपहर तक आकृति अपने कॉलेज में लेक्चर अटेंड करने के बाद दोनों ही वहां से हॉस्पिटल के लिए चले गए। आकृति ने अपॉइंटमेंट लिया और कुछ ही देर बाद दोनों ही डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। सामने बैठी लेडीज डॉक्टर आकृति से सब कुछ पूछती है और आकृति उन्हें सारी बातें बता देती है। अचानक ही उस लेडी डॉक्टर को कुछ महसूस हुआ और उसने कहा, आपका चेकअप करने होगा। इतना कहकर वो लेडी डॉक्टर आकृति को अपने साथ अंदर ले गई। आकृति बहुत डरी हुई थी। डॉक्टर आकृति को हॉस्पिटल बेड पर लेटने के लिए बोलती हैं। फिर आकृति के लेटने के बाद डॉक्टर उसका अच्छे से चेकअप करने लगता है। इस वक्त आकृति के दिल की धड़कन में बढ़ी हुई थी। उसे ना जाने क्यों अंदर ही अंदर बहुत घबराहट से हो रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर चेक कर लेती है। फिर आकृति बाहर आती है जहां पर रीमा पहले से ही चेयर पर बैठी हुई थी। आकृति रीमा के पास वाले चेयर पर आकर बैठ जाती है। फिर डॉक्टर भी उसके सामने वाले चेयर पर आकर बैठ जाती हैं। डॉक्टर, मुझे हुआ क्या है? आकृति बेसब्र होकर सामने बैठी लेडी डॉक्टर की तरह देखते हुए उससे पूछी। ऑलरेडी डॉक्टर आकृति की बात सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मिस आकृति, यू आर प्रेग्नेंट इन 4 months। जैसे ही आकृति और रीमा डॉक्टर की कही बात सुनती हैं, तो दोनों ही हैरान हो जाती हैं और दोनों के मुंह से एक साथ निकलता है, व्हाट? क्या हुआ? आप दोनों ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हैं? कम डाउन, शांत रहिए। आई नो कि ये खबर सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में आपको शांत रहना होगा मिस आकृति। क्या कहा आपने डॉक्टर? कहीं आपने किसी और की रिपोर्ट तो नहीं देख ली? आप एक बार फिर से क्लियर करिए। आकृति परेशानी से डॉक्टर की तरफ देखकर बोली। रीमा भी डॉक्टर से यही सवाल करते हुए बोली, हाँ डॉक्टर, शायद आपसे कोई गलती हो गई है। आप एक बार फिर से आकृति का चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर दोनों को इतना सवाल करते देखकर बोली, क्या हुआ? आप दोनों इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है? तभी आकृति डॉक्टर से बोली, डॉक्टर, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी किसी के साथ कोई रिलेशन भी नहीं बनाया और ना ही मैं कभी किसी लड़के के कांटेक्ट में आई, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, जबकि मैं अभी तक वर्जिन हूँ। आकृति की बात सुनकर एक पल के लिए डॉक्टर भी थोड़ा चौंक गई और सोच में पड़ गई। रीमा भी डॉक्टर की तरफ देखने लगी। तभी डॉक्टर बोली, शायद ऐसा हो कि आपको याद ना हो और आप किसी लड़के के साथ कांटेक्ट में आए हों। डॉक्टर, जब मैं वर्जिन हूँ तो फिर कांटेक्ट में कैसे आ सकती हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी 4 मंथ से। कुछ देर में एक नर्स डॉक्टर के सामने एक फाइल लाकर रख दी। डॉक्टर रिपोर्ट को ओपन करके पढ़ी और फिर आकृति की तरफ वो रिपोर्ट बढ़ाते हुए बोली, देखिए मिस आकृति, ये आपकी ही रिपोर्ट है और इसमें पॉजिटिव लिखा है। इसमें साफ लिखा है कि आप 4 मंथ प्रेग्नेंट है। ये अभी अभी आपके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। आकृति अपने कांपते हुए हाथों से उस रिपोर्ट को पढ़ती है। अचानक उसकी पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और वो बुरी तरह से कांपने लगती है। रीमा की भी नजर रिपोर्ट पर चली जाती है। वह भी हैरान थी। तभी आकृति का सिर घूमता है, वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही आकृति नीचे गिरती है, डॉक्टर तुरंत एक वार्ड बॉय को बुलाती है और आकृति को बेड पर लिटाने के लिए बोलती हैं। डॉक्टर जाकर एक बार फिर से आकृति को चेक करने लगती हैं। आकृति का पूरा चेहरा सूख चुका था, उसके होंठ भी सफेद हो गए थे और वो बुरी तरह से कांप रही थी। ये देखकर डॉक्टर तुरंत एक इंजेक्शन आकृति को लगाकर बाहर आ जाती है।
बाहर ही रीमा बैठी हुई थी। डॉक्टर की तरफ देखकर बोली, डॉक्टर क्या हुआ, मेरे फ्रेंड को ठीक तो है ना? वो पहले से ही बहुत कमजोर है, ऊपर से 4 मंथ प्रेग्नेंट भी हैं। उसके साथ ही उन्हें अचानक से यह न्यूज़ सुनने को मिला है, तो वो थोड़ा शॉक्ड हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगी। इतना बोल डॉक्टर वहां अपनी केबिन से बाहर जाने लगती है। फिर रीमा की तरह देखकर बोलती है, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट पेशेंट को देख कर आती हूँ। इतना कह डॉक्टर केबिन से बाहर निकल जाती है। रीमा कुछ देर तक वहीं बैठी रहती है। फिर उसे वॉशरूम जाना था, तो वो भी केबिन से बाहर निकाल कर बाहर वॉशरूम ढूंढने लगती है। रीमा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक वार्ड के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो धीरे से उस वार्ड का डोर ओपन की और अंदर चल रही बातों को सुन वो हैरान रह गई। और वहां खड़ी लड़की को देखकर भी वो चौंक गई थी, क्योंकि रीमा उस लड़की को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी। अचानक से रीमा एक झटके में वार्ड का डोर ओपन करी और अंदर गई। वह थोड़ी तेज आवाज में बोली, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? डॉक्टर और टीना दी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जी हाँ, सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं टीना थी। एक पल के लिए टीना आकृति की फ्रेंड रीमा को वहां देखकर चौंक गई। तभी रीमा आगे बढ़ी और बोली, आप मुझे बताएंगी कि आखिर आप डॉक्टर के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं? और आपने ये सब किया है आकृति के साथ? छी, मुझे शर्म आ रही है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप उसकी दी है, फिर भी मैं अभी जाकर आकृति को सब सच बता दूंगी। और डॉक्टर, तुम्हारी भी मैं कंप्लेंट करूंगी और तुम्हारे लाइसेंस रद्द करवा कर तुम्हें जेल में भेजूंगी। इतना कहकर रीमा वहां से जाने लगी। तभी टीना की आवाज सुनकर वो रुक गई। टीना रीमा के पास आए और उससे बोली, रीमा तुम्हें क्या चाहिए बदले में इस सच को छुपाने के लिए? तुम्हें कितने रुपए चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हें उतने पैसे देने को तैयार हूँ। बदले में तुम्हें मेरा साथ देना होगा, बोलो सौदा मंजूर है? रीमा टीना को अजीब नजरों से देखी, फिर तुरंत ही उसके होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए। वो मुस्कुराते हुए टीना से बोली, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। टीना भी मुस्कुराए और बोली, ठीक है, 10 लाख नहीं, तुम्हें मैं 12 लाख दूंगी। ये सुनकर रीमा की आंखों में चमक आ गए। वो शैतानी मुस्कान के साथ बोली, फिर तो ये राज राज ही रहेगा। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, पर मुझे एक चीज जानना है। टीना तुरंत बोली, क्या जानना है तुम्हें? ये जानना है कि आखिर आकृति के पेट में किसका बच्चा है। टीना ये सुनकर तिरछा मुस्कुराई और बोली, अद्विक सिंह राठौड़ का। ये सुनकर तो रीमा हैरान हो गई। वो हैरानी से बोली, राठौर इंडस्ट्रीज के मालिक अद्विक सिंह राठौर? टीना सिर हिला दी और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा बनाकर रहे। इसलिए मुझे एक किराए का कोक चाहिए था। फिर मुझे याद आया कि मुझे किसी को पैसे देने की क्या जरूरत है, जब मेरे पास ऑलरेडी फ्री में किराए का कोक मिल सकता है। और वो है मेरी पुअर सिस्टर। वैसे भी मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। मैं चाहती हूँ इस बच्चे के कारण वह बदनाम हो जाए, वो बुरी तरह से टूट जाए, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे मैं ले लूँ। इसीलिए तो पहले डॉक्टर से मिली और उन्होंने मुझे ये तरीका बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप लड़के का स्पर्म लेकर आए और मैं इंजेक्शन के थ्रू आकृति के अंदर उसे ट्रांसप्लांट कर दूंगी। फिर मैं अपने काम पर लग गई। मुझे पहले से ही पता था अद्विक अपने स्पर्म को अपने पर्सनल डॉक्टर के क्लिनिक में स्टोर करके रखा हुआ है। बस मैं अद्विक के पर्सनल डॉक्टर के असिस्टेंट की मदद से उस स्पर्म को ली और वो लाकर डॉक्टर को दी। उसके बाद तुम्हें याद होगा 4 महीने पहले आकृति इसी हॉस्पिटल में आई थी। उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ही उसे बहाने से लाई थी। बस उसी दिन डॉक्टर ने ये काम किया और आज देखो हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। टीना के होठों पर इस वक्त एक खतरनाक स्माइल थी। उसे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज वह अपने प्लान में कामयाब हो गई है। वह तुरंत डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, पूरी कोशिश करिए कि आकृति के बच्चे को कुछ ना हो। उसके पेट में पल रहे बच्चे को एक खरोंच तक नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे वह बच्चा सही सलामत अपने गोद में चाहिए। टीना की बात सुनकर डॉक्टर तुरंत बोली, डोंट वरी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
आकृति का बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उसकी देखभाल के लिए उनकी फ्रेंड रीमा भी तो है हमारे साथ। रीमा जो कि वही खड़ी थी, वह अपने सर को हाँ में हिलाकर बोली, ऑफ कोर्स टीना दी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आकृति के बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। आखिर वह मेरे खजाने का जो चाबी है। अगर उसे कुछ हुआ तो मेरा ही नुकसान है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। मेरे होते हुए आकृति के बच्चे को कुछ नहीं होगा और आपको आपका बच्चा भी मिल जाएगा। ये बोलते हुए रीमा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। वही तीन के भी होठों पर शैतानी मुस्कान थी। वह डॉक्टर भी बहुत खुश थी। आखिर उसे भी तो काफी अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर और रीमा दोनों ही केबिन में वापस आए। उनकी नजर बेड पर बेहोश पड़ी आकृति पर गई। दोनों एक नजर आकृति की तरफ देखती है, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। कुछ देर बाद आकृति धीरे धीरे होश में आने लगा तो रीमा उसके पास बैठी हुई थी। रीमा तुरंत ही आकृति के हाथों को पकड़कर बोली, आकृति तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना? आकृति अब तो कैसा फील कर रही है? आकृति रीमा की आवाज सुन उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह तुरंत रीमा के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वह रोते हुए बोली, रीमा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा। फिर मेरे पेट में ये बच्चा कैसे? मैं तो कभी किसी के करीब नहीं गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे साथ क्या हो रहा है? रीमा आकृति के बालों को सहलाते हुए बोली, खुद को संभाल आकृति। कुछ नहीं होगा तुझे, और इस तरह से तू इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तुझे अभी हिम्मत से काम लेना होगा। इस समय आकृति रीमा से दूर हुई और तुरंत अपने आंसुओं को बड़े ही बेरहमी के साथ साफ करते हुए बोली, रीमा चल तू यहाँ से मेरे साथ। रीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो हैरान भरी नजरों से आकृति की तरफ देख रही थी। तभी आकृति डॉक्टर के पास आई और उनके सामने आकर बैठ गई। डॉक्टर आकृति की तरफ देखकर बोली, कैसा फील कर रही है अब आप मिस आकृति? आपको क्या लगता है डॉक्टर, अचानक से ऐसे न्यूज को सुनकर मैं कैसा फील करूंगी? खैर वह सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि मेरा अबॉर्शन कब तक आप कर देंगी? मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। आई वॉन्ट टू अबॉर्ट इट। जैसे ही डॉक्टर और रीमा दोनों ने ये सुना तो दोनों ही हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। डॉक्टर हड़बड़ाकर बोली, मिस आकृति ये आप क्या कह रही हैं? तभी रीमा भी आकृति को समझाते हुए बोली, क्या हुआ आकृति? तू क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? हाँ रीमा मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए तू चुप रह। तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है ना, तो तुझे नहीं समझ आएगा। फिर वह डॉक्टर की तरफ देखती है और बोली, प्लीज डॉक्टर जस्ट टेल मी प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। जिस बच्चे से मेरी पूरी फैमिली की बदनामी हो, उस बच्चे को मैं नहीं रखना चाहती। रीमा अभी भी आकृति को समझाना चाह रही थी, पर आकृति नहीं सुनी। तभी डॉक्टर बोली, सॉरी आकृति बट अब ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 4 मंथ प्रेग्नेंट। सो इस हाल में तो आप बिल्कुल भी अबॉर्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इससे आपके हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके साथ ही साथ शायद आगे चलकर आप फिर कभी मां ना बन पाए। डॉक्टर की बात सुनते ही आकृति चौंक गई। वह तुरंत डॉक्टर की तरफ देखकर हैरानी से बोली, यह आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? डॉक्टर आकृति के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, यस मिस आकृति मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। ऐसा करना आपके लिए बहुत ही डेंजर है, क्योंकि इससे आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। डॉक्टर ऐसे भी तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो ही गई है, तो फिर इस बच्चे को रखने से क्या फायदा? इससे तो मेरी लाइफ के साथ साथ मेरी पूरी फैमिली की भी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं इस बच्चे को ही जड़ से हटा दूं। पर अब आपकी बातें सुनकर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। रीमा आकृति की तरफ देखते हुए बोली, आकृति संभाल खुद को। मुझे पता है तेरी जो सिचुएशन है वह मैं नहीं समझ सकती, पर तू सोच ले, इससे तेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। तेरे लिए माँ बनने का सुख जो होता है वह तुझे कभी नहीं मिल पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और रही बात इस बच्चे की, तो हम इसे देख लेंगे ना कि क्या करना है।
कैसे इसे मैनेज करना है। रीमा आकृति को समझ रही थी। तभी आकृति रोते हुए बोली, क्या सच में रीमा ये पॉसिबल हो पाएगा? आकृति की बात पर रीमा ने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया। ये देख आकृति की आंखों से एक बार फिर से तेजी से आंसू बहने लगे। इस समय आकृति का फोन बजने लगा। आकृति फोन की आवाज सुनकर तुरंत अपने पास में से फोन निकाला। उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर आकृति के चेहरे पर डर के भाव आ गए। उसके हाथ कांपने लगे और उसके हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर गया। ये देख रीमा ने तुरंत फोन उठाया और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर वह बोली, आकृति संभाल खुद को, तुझे अपने भाई से बात करनी होगी। आकृति ना में सर हिला रही थी। तभी रीमा ने कॉल रिसीव किया और बोली, हाँ भैया हाँ, मैं अभी आकृति को फोन देती हूँ, यहीं पर है वह। इतना कहकर रीमा ने आकृति की तरफ फोन बढ़ाया। आकृति मना कर रही थी, पर रीमा उसके हाथों को हल्का सा दबाकर बोली, बात करो। आकृति अपने आंसुओं को रोका और हिम्मत करके बोली, भाई बोलिए। दूसरी तरफ से रक्षित की आवाज आई, गुड़िया क्या हुआ तेरी आवाज को? क्या तुम बीमार है? अब आकृति क्या ही बताती कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह खुद के आंसुओं को कंट्रोल करते हुए बोलती है, नहीं भाई मैं ठीक हूँ, वह बस थोड़ा सा फीवर हुआ था और कुछ नहीं। आकृति की बात सुन रक्षित घबरा कर बोला, तुझे ज्यादा फीवर हुआ है? मुझे बता, मैं अभी आता हूँ, तुझसे मिलने आ जाता हूँ। ये सुनकर तो आकृति की आंखें हैरानी से फैल गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रीमा आकृति के हाथ से फोन लेकर बोली, भैया आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आकृति के साथ, उसे कुछ नहीं होगा। रक्षित रीमा की आवाज सुनकर बोला, रीमा आकृति को कुछ नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान रखो और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, पर मैं दोबारा कॉल करूँगा और हो सके तो तुम बराबर उसके साथ रहना। ये सुनकर रीमा तुरंत बोली, जी भैया मैं आकृति के साथ ही रहूंगी। इतना कहकर तुरंत उसने कॉल कट कर दिया। आकृति अपने दोनों हाथों में चेहरे को छुपाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। कुछ देर बाद दोनों ही वापस फ्लैट पर आए। आकृति बहुत ही उदास थी। रीमा ने उसके लिए कुछ बनाया और उसे लाकर खाने के लिए दे दिया। रीमा के समझाने पर आकृति थोड़ा शांत हुई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। रीमा पूरी कोशिश करती कि आकृति के बच्चे को थोड़ा सा भी खरोच ना आए। वह पूरे टाइम आकृति के साथ रहती, उसके खाने पीने से लेकर हर चीज का पूरा ख्याल रखती। आकृति और रीमा ने मिलकर डिसाइड किया था कि वह इस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ तक कि आकृति ने ये भी सोच लिया था कि वह अपने फैमिली को भी जब तक ये बच्चा नहीं हो जाता उसके बारे में नहीं बताएगी। बच्चा होने के बाद वह डिसाइड करेगी कि उसे क्या करना है। 1 महीने और आकृति कॉलेज गई, पर तब तक उसका बेबी बम्प काफी दिखने लगा, तो उसने कॉलेज जाना भी बंद कर दिया और घर से ही पढ़ाई करने लगी। आकृति इस वक्त हमेशा उदास रहती थी, पर जैसे ही उसके पेट में पल रहा बच्चा धीरे धीरे चलने लगा, तो उसके अंदर की ममता जाग उठी। उसे धीरे धीरे अपने बच्चों से एक अटैचमेंट सा होने लगा था। एक ऐसा अटैचमेंट जिसे वह समझ नहीं पा रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था। यहाँ तक कि वह अब अपने बच्चों से बातें भी करती थी। रीमा कुछ देर के लिए कॉलेज जाती है और फिर सारे नोट्स लेकर घर आई। वह आकृति के वर्क कंप्लीट करने में भी उसकी हेल्प करती थी। आकृति जब ये देखती कि रीमा उसकी इतनी हेल्प कर रही है, तो उसे मन ही मन एक अलग ही खुशी होती है और वह यही सोचती कि वह कितनी लकी है कि उसे रीमा जैसी फ्रेंड मिली। पर उसे कहाँ पता था कि वह जिस फ्रेंड को लेकर इतना खुद को लकी महसूस कर रही है, वही फ्रेंड उसके पीठ पीछे कितनी बड़ी साजिश का हिस्सा बनी हुई है। कुछ महीने और बीत गए। अब आकृति का 8वां महीना लगा गया। तो एक दिन रीमा कॉलेज गई हुई थी और आकृति को सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी, इसलिए रीमा जाना तो नहीं चाहती थी, पर आकृति ने जबरदस्ती भेज देती है, ये कहकर कि वह ठीक है। आकृति अपने रूम में ही बैठी अपने बच्चे से बातें कर रही थी। अचानक ही उसकी नजर बालकनी में गई। उसने देखा कि बाहर बारिश हो रही है। ये देखकर आकृति को याद आया कि उसके कपड़े भी छत पर हैं।
वह तुरंत बेड पर से नीचे उतरी और छत पर कपड़े लेने के लिए चली गई। आकृति जब तक छत पर पहुंची, तब तक बारिश तेज हो गया था। वो किसी तरह अपने कपड़ों को उतारी और उसे लेकर नीचे की तरफ आने लगी। अब तक वह बारिश में काफी गीली हो गई थी। उसे सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतर रही थी कि अचानक ही बारिश के पानी के कारण उसका पैर स्लिप हो गया और वो सीढ़ियों पर ही लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। नीचे गिरते ही उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। आह! वह सीधे पेट के बल गिरी थी। अब वह अपने पेट को पकड़कर चीख पड़ी, लेकिन उसके हेल्प के लिए वहां कोई नहीं था। करीब आधे घंटे बाद रीमा घर पर आई और वह दोनों की पर डोर जब वह अंदर से ओपन नहीं हुआ, तो वह अपने पास से स्पेयर की को निकाल कर डोर ओपन करके अंदर आई और आकृति का नाम पुकारते हुए बोली, आकृति आकृति कहाँ हो तुम? ये बोलते हुए रीमा आगे बढ़ी। तभी सीढ़ियों के नीचे गिरी आकृति को देखकर वह हैरान हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गए। वह चिल्लाकर बोली, आकृति क्या हुआ? आकृति तुम्हें क्या? बोलते हुए वह दौड़कर आकृति के पास गई। उसने देखा तो आकृति अब तक बेहोश हो चुकी थी। उसके सिर पर भी काफी गहरी चोट आई थी और उनमें से तेजी से ब्लड निकल रहा था। ये देखकर रीमा घबरा गई और उसके गालों को थपथपाकर उठाने लगी, पर आकृति को कोई होश नहीं था। उसकी नजर आकृति के पेट के पास गई तो उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर रीमा बुरी तरह से डर गई। वह जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके आकृति की सारी कंडीशन बताती है। डॉक्टर थोड़ी देर में वहां पर एम्बुलेंस को लेकर वहां आए और तुरंत आकृति को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच गई थी। इस वक्त आकृति की कंडीशन बहुत ही सीरियस थी। डॉक्टर उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे। कुछ देर बाद डॉक्टर टीना के पास आई और बोली, हम बच्चे और आकृति में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। टीना डॉक्टर की तरफ देख गुस्से से चिल्लाकर बोली, आई डोंट केयर, आकृति मरती है तो उसे मरने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। टीना दी, आप क्या बोल रही हैं? अगर आकृति को कुछ हुआ तो मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? आकृति के भैया उसे मेरे भरोसे ही यहाँ छोड़ कर गए हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। टीना बौखलाए हुई आवाज में बोली, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। तभी रीमा डॉक्टर से बोली, प्लीज डॉक्टर, आप पूरी कोशिश करिए कि दोनों में से किसी को कुछ ना हो। डॉक्टर सिर हिलाए और बोली, ओके, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों को बचाने की। अभी हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। इतना वह डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई। करीब 4 घंटे तक ऑपरेशन होता रहा। बाहर टीना गुस्से से तिल मिलाए हुई थी। रीमा भी मन ही मना रही थी कि आकृति को भी कुछ ना हो। इसलिए नहीं कि उसे आकृति की चिंता थी, बल्कि इसलिए कि उसे खुद की चिंता थी। उसे डर था कि अगर उसके घर वालों को जरा सा भी भनक लग गई तो वह लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सोचते हुए मनाए जा रहे थी कि आकृति और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही सही सलामत हो। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर को देखते ही टीना भागते हुए डॉक्टर के पास आई और पूछी, क्या हुआ डॉक्टर? कैसा है मेरा बच्चा? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोली, हमने पूरी कोशिश की और माँ और बच्चे दोनों को ही बचा लिया। दोनों ही बिल्कुल सेफ है, पर शायद उनके सिर पर काफी गहरी चोट आ गई थी, तो अभी उनके कंडीशन के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। जैसे ही वह होश में आएंगी तो उनके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। टीना डॉक्टर की बात को इग्नोर करते हुए बोली, वह सब छोड़िए, मुझे ये बताए कि मेरा बच्चा ठीक है या नहीं। डॉक्टर बोली, हाँ, आपका बेबी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हेल्दी भी है। ये बोल डॉक्टर नर्स को बेबी लाने के लिए बोली। वह नर्स लाकर उसे बच्चों को टीना को देते हुए बोली, ये देखिए, उनको बेबी बॉय हुआ है। टीना उस बच्चे को लेकर बड़े ही गौर से देखने लगी। उस बच्चे की तरफ देखते हुए अपने मन में बोली, आखिरकार तुम आ ही गए मेरे पास, मेरे खजाने की चाबी। रीमा ने जब ये सुना कि आकृति अभी ठीक है
तो उसे बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। तभी उसकी नज़र टीना की गोद में पकड़े बच्चे पर गई। वह बच्चा बहुत ही क्यूट था। रीमा उस बच्चे को देखकर प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोली, वाव, ही इज सो क्यूट। पूरी रात आकृति को होश नहीं आया। अगली सुबह एक नर्स आकृति को देखने के लिए उसके रूम में गई तो वह देखी। आकृति की कंडीशन देख वह चीखते हुए डॉक्टर के पास गई और बोली, डॉक्टर, उस पेशेंट की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनते ही डॉक्टर भी तुरंत आकृति के वार्ड में गई और उसे चेक करने लगी। कुछ देर चेक करने के बाद वह बाहर आई तो रीमा वही चेयर पर बैठी हुई थी। वो खड़ी हुई और डॉक्टर से पूछी, क्या हुआ डॉक्टर? आकृति को होश आ गया। डॉक्टर गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, वो कोमा में चली गई है। ये सुनते ही रीमा के कदम लड़खड़ा गए और वह धम्म से वही चेयर पर बैठ गई। फ्लैशबैक एंड। इतना बोलकर रीमा बिल्कुल चुप हो गई। वहीं अद्विक उसे घूर कर देख रहा था। अद्विक की नीली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो गई थी। वह अपने तेज आवाज में बोला, आगे फिर क्या हुआ? क्या हुआ था मेरी वाइफ के साथ? फिर अद्विक की तेज खतरनाक आवाज सुन रीमा डर से कांप गई। वह अपने कांपते हुए आवाज में आगे बताने लगी। फ्लैशबैक। आकृति हॉस्पिटल बेड पर ही पड़ी हुई थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दिन से महीने बीत गए। टीना अब तक अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई थी। वहीं आकृति के फोन पर बार बार उसके भाई का फोन आता तो रीमा कोई ना कोई बहाना बना देती। ऐसे ही जब 4 महीने बीत गए तो आकृति के फोन पर उसके भाई का फोन आया और रीमा खुद से बोला, इस बार मैं खुद अपनी गुड़िया से मिलने आ रहा हूँ और अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। पहले मुझे गुड़िया से बात कराओ। रीमा ने जब ये सुना तो वह घबरा गई। वह डरते हुए बोली, रक्षित भैया, वह आकृति। ये सुनकर रक्षित तेज आवाज में बोला, क्या हुआ है मेरी गुड़िया को? रीमा डरते हुए बोली, आकृति सीढ़ियों से गिर गई थी और उसे काफी गहरी चोट आ गई है। वो अभी कोमा में है। ये सुनते ही रक्षित बुरी तरह से घबरा गया और चिल्ला कर बोला, और तुम मुझे अब बता रही हो? रीमा डर गई और डरते हो बोली, मैं डर गई थी, इसलिए मैं आपको बात नहीं पाई। मुझे लगा कि आकृति जल्दी ठीक हो जाएगी। रक्षित अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। पहले मैं अपनी गुड़िया को देखने आता हूँ। इतना अगर उसने तुरंत कॉल किया, कट किया। और उसी दिन रक्षित वहां से आकृति से मिलने के लिए निकल गया। रात के करीब 2 बजे रक्षित हॉस्पिटल पहुंचा। वह इस वक्त बहुत ही घबराया हुआ था। वह भागते हुए रिसेप्शनिस्ट से जाकर आकृति के बारे में पूछता है तो रिसेप्शनिस्ट आकृति का वार्ड बता देती है। तो रक्षित भागते हुए वार्ड की तरफ बढ़ गया। वार्ड के अंदर गया तो देखा रीमा वही साइड में सोफे पर सो रही थी। जैसे ही तेज आवाज के साथ वार्ड का डोर ओपन हुआ, रीमा घबराकर उठ गई और सामने देखती है तो रक्षित खड़ा था। रक्षित बहुत घबराया हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से जल रहे थे। उसकी नजर सीधे वही बेड पर बेजान पड़ी आकृति पर गई। वह जल्दी से उसके पास जाता है और आकृति के माथे को सहलाकर बोला, गुड़िया, क्या हुआ तुझे? उठ जा मेरी गुड़िया, देख तेरा भाई आया है और जल्दी से मैं तुझे यहाँ से लेकर चलूंगा। गुड़िया, अपनी आंखें तो खोल। लेकिन आकृति पर कोई असर नहीं हुआ। रक्षित काफी कोशिश करता है पर आकृति को होश नहीं आया। वह गुस्से में रीमा से बोला, ये सब कब से हो रहा है? रीमा डरते हुए बोली, 4 महीने पहले ऐसा हुआ था। असल में रीमा ने जानबूझकर रक्षित को लेट बताया क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण आकृति थोड़ी हेल्दी हो गई थी, पर इन 4 महीनों में उसकी बॉडी पहले से रिकवर हो गई थी। अब उसे देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि वह प्रेग्नेंट थी। रक्षित डॉक्टर से जाकर मिला और सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद वह तुरंत सबसे बेस्ट डॉक्टर को यहाँ बुलाता है और आकृति की ट्रीटमेंट करवाने लगा। देखते देखते 1 साल बीत गए। तभी एक दिन अचानक आकृति के हाथों की उंगलियां हिलने लगी। रक्षित, जो कि वही बैठा हुआ था, वह ये देख चौंक गया। वह तुरंत बोला, गुड़िया गुड़िया, तुम्हें। इतना बोल वह तुरंत भागते हुए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने जाकर आकृति को चेक किया और फिर रक्षित की तरह देखकर बोले, मिस्टर कपूर, आई हैव अ गुड न्यूज। आपकी सिस्टर अब कोमा से बाहर है।
आप थोड़ी देर में उससे जाकर मिल सकते हैं। रक्षित ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया। रीमा भी खुश थी, पर कहीं ना कहीं उसे डर लग रहा था, कहीं आकृति रक्षित को सब कुछ बताना दे। अपने प्रेगनेंसी से जुड़ी बातें आकृति अगर रक्षित को बताती है, तो फिर वह कैसे हैंडल करेगी। वह लेडी डॉक्टर भी डरी हुई थी। रक्षित तुरंत ही वार्ड में गया और देखा, तो आकृति की आंखें खुली हुई थी। वह सीलिंग की तरफ एकटक देखे जा रही थी। रक्षित उसके पास जाकर बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? अपने भाई की आवाज सुन आकृति सामने देख मुस्कुरा कर बोली, भाई। रक्षित तुरंत बोला, कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक तो है ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है तुझे? आकृति हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं हॉस्पिटल में कैसे आई? आकृति की बात पर रक्षित बोला, वह तुम सीढ़ियों से गिर गई थी ना, तो इसलिए तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। आकृति ने जैसे ही यह सुनी, वह चौंक गई। वह अचानक से बोली, क्या? लेकिन भाई, मैं कब सीढ़ियों से गिरी? मुझे तो कुछ याद भी नहीं। जैसे ही रक्षित ने ये सुना, वह चौंक गया। वहीं उसके पीछे खड़ी रीमा और वह लेडी डॉक्टर भी हैरान थी। तभी डॉक्टर ने आकृति से पूछा, तो आप बताया आप कहाँ जा रही थी? आकृति डॉक्टर को देखकर बोली, डॉक्टर मेरा एडमिशन हो गया था, तो मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही थी, और हम लोग कॉलेज के लिए निकल गए थे, मैं और रीमा। फिर क्या हुआ मुझे याद नहीं। सब आकृति की बात सुन बिल्कुल चौंक गए। वही लेडी डॉक्टर कुछ कुछ समझ रही थी, और कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ रहे थे। तभी डॉक्टर आकृति को आराम करने का बोलकर बाहर आए। रक्षित डॉक्टर की तरह देखकर पूछता है, क्या हुआ मेरी बहन को? वह इस तरह से क्यों बातें कर रही है? डॉक्टर रक्षित की तरह देखकर बोले, वह शायद उनके सिर पर कुछ गहरी चोट लग गए थे, इस कारण बीते 2 साल का सब कुछ भूल चुकी हैं। रक्षित हैरान था। वही रीमा और लेडी डॉक्टर भी सुनकर एक बार चौंक गई, पर अब दोनों को ही तसल्ली मिल रहा था कि आकृति को कुछ भी याद नहीं। अब उन्हें आकृति को कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं थी। वह तुरंत साइड गई और टीना को कॉल करके सब कुछ बता दिया, जिससे टीना खुश होकर बोली, वाह, मानना पड़ेगा, भगवान भी चाहता था कि मुझे मेरा बेटा मिल जाए और किसी को उसके बारे में पता भी ना चले। अब ये राज राज ही रहेगा। और हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम और वो डॉक्टर अपना यह मुंह कभी मत खोलना। रीमा तुरंत हंसते हुए बोली, ओके दी, मैं क्यों ये सब किसी को बताऊंगी। अब प्रेजेंट में। इतना बोलकर रीमा चुप हो गई। अद्वैत अभी भी गुस्से से उसे घूर रहा था। रीमा डरते हुए बोली, उसके बाद रक्षित भाई और अंकल दोनों ही आकृति को अपने साथ लेकर वापस इंडिया आ गए, क्योंकि अब वो आकृति को वहां नहीं छोड़ना चाहते थे। अचानक ही अद्वैत उठा और रीमा के पास जाकर खींचकर एक थप्पड़ उसके गालों पर मारा, जिससे रीना सीधे मुंह के बल फर्श पर गिर गई। अद्वैत गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम जैसी लड़कियों के कारण ही कोई किसी पर विश्वास नहीं करता। मेरी वाइफ तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करती थी, और तुमने क्या किया? तुमने उसके विश्वास का फायदा उठाया और उन तीनों के साथ मिलकर यह सब साजिश रची। अब तुम देखो, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। ये कहते हुए वो वहां जाने लगा। तभी रीमा अद्वैत के पैरों को पकड़कर बोली, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं उसे पैसों के आगे झुक गई थी। मेरे मन में लालच आ गया था, इसलिए मैंने ये कदम उठा लिया था। पर प्लीज एक बार आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा कभी भी आकृति की लाइफ के साथ कुछ भी नहीं करूंगी। मेरी शादी होने दीजिए। ये सुनते ही अद्वैत चिल्लाकर बोला, शादी, वह भी तुम्हारी? कभी नहीं। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर रख दूंगा। तुम देखती जाओ कि अद्वैत सिंह राठौर तुम्हारा क्या हश्र करता है। और हाँ, शादी करनी है तुम्हें? ठीक है, जाओ शौक से करो शादी, क्योंकि मैं शादी तो नहीं रोकूंगा। इसका रीजन सिर्फ यह है कि मेरी वाइफ तुम्हारी शादी में आई है, और वह अभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और अद्वैत सिंह राठौर सब कुछ कर सकता है, पर अपने वाइफ को उदास नहीं देख सकता। उसके लिए सबसे बढ़कर उसकी वाइफ है। तो इसलिए जाओ जाकर शादी करो। पर हाँ, मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी होगी।
इतना कहकर अद्विक अपने पैरों को तेजी से झटकता है, जिससे रीमा फर्श पर गिर गई। अद्विक तेज कदमों के साथ रूम से बाहर निकल गया। रीमा फर्श पर बैठकर रो रही थी। तभी वहां उसे किसी की बुलाने की आवाज आई, दीदी चलिए, सब लोग आपको बुला रहे हैं। रीमा ने अपने आंसुओं को साफ किया और जल्दी से खड़े होकर खुद को ठीक की और वहां से बाहर निकली। वह बाहर आई तो सारे गेस्ट उसी का वेट कर रहे थे। वह पहले स्टेज पर गई। सामने उसका हस्बैंड खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाया। फिर उसके बाद वह दोनों मंडप की तरफ बढ़ गए। शादी की सारी विधियां हो रही थी। वही साइड में खड़ी आकृति काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही थी। वह अपनी फ्रेंड के लिए बहुत खुश थी। जैसे ही रीमा की नजर आकृति पर गई, तो आकृति को मुस्कुराता हुआ देख उसे खुद से नफरत होने लगी। वह मन ही मन बोली, सच में मैं कितनी बुरी हूँ। अपनी दोस्त की आंखों में वह प्यार देखते हुए भी मैंने उसके साथ धोखा किया। ये बोल वह अपनी नजर को नीचे झुका लेती है। कुछ देर में शादी की सारी रस्में हो गई। वहीं आकृति खड़े होकर शादी की रस्में देख रही थी और उसकी गोद में ओहान भी था। वह भी अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से शादी की रस्मों को देख रहा था। तभी अद्विक वहां आया और आकृति के हाथ को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। ये देख आकृति बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? अद्विक उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोला, चुप रहो और चुपचाप मेरे साथ चलो। इतना बोल वह आकृति को लेकर अपने साथ दूसरे साइड आया और उसे टेबल पर बिठा दिया। फिर वह वेटर को डिनर लाने का ऑर्डर किया। वेटर उनके लिए डिनर लेकर आया। अद्विक सामने रखे प्लेट में से निवाला लिया और आकृति के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। आकृति ये सब देख हैरान थी। आकृति हैरानी से अद्विक की तरफ देख रही थी। वहीं अद्विक उसे खाने का इशारा करते हुए बोला, क्या हुआ वाइफी? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आकृति बिना कुछ बोले उसके हाथ से निवाला लेकर ओहान की तरफ बढ़ा दी। ओहान ये देख मुस्कुरा दिया और हंसते हुए बोला, मेरी मम्मा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। इतना बोल वह आकृति के हाथ से खा लिया। फिर अद्विक आकृति को भी खिलाने लगा। आकृति चुपचाप खा रही थी। कुछ देर बाद ओहान आकृति से बोला, मम्मा आप ही डैडा को अपने हाथ से खिलाओ। आकृति ओहान की बात सुन कुछ भी रिएक्ट नहीं की। वो एक नजर अद्विक की तरफ देखी तो अद्विक भी उसे ही देख रहा था। फिर आकृति धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाई और अपने हाथों से अद्विक की तरफ खान की एक निवाले को बढ़ा दी। ये देख अद्विक की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मन ही मन तो बहुत खुशी से नाच रहा था। फिर वह धीरे से आकृति के हाथों से निवाले को खा लिया। ऐसे ही करते हुए तीनों ने डिनर किया। डिनर करने के बाद आकृति वापस रीमा के पास आई तो अब तक शादी की सारी रस्में हो गई थी और थोड़ी देर में रीमा की विदाई होने वाली थी। आकृति रीमा से जाकर मिली तो रीमा तुरंत उसके गले लगाकर रोते हुए बोली, आई एम सॉरी आकृति, मुझे माफ कर देना। पर रीमा ने इतनी धीरे से बोली थी कि आकृति कुछ सुन नहीं पाई। आकृति रीमा को खुद से थोड़ा अलग करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ रीमा, तूने कुछ कहा क्या? रीमा ये सुनकर अपने आंसुओं को साफ करते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं बोल रही थी कि मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। आकृति रीमा की बात पर उसके गालों पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोली, पागल लड़की, अब तो तू मेरे ही शहर में है, जब जी चाहे मुझसे मिलने आ जाना। ये सुन रीमा की नजर वहीं पीछे खड़े अद्विक पर गई, जो कि उसे लाल आंखों से घूर रहा था, जिससे रीमा डर से कांप गई। कुछ देर में रीमा की विदाई हो गई। आकृति भी अद्विक और ओहान के साथ वहां से वापस अपने घर के लिए निकल गए। कुछ घंटे के सफर के बाद उनकी कार अद्विक के विला के सामने आकर रुकी। अद्विक ने एक नजर अपने बगल में देखा तो आकृति और ओहान दोनों ही सो गए थे। आकृति का सर अद्विक के कंधे पर था। वही ओहान अपनी मम्मा की गोद में उससे चिपक कर सोया हुआ था। ये देख अद्विक की आंखों में चमक आ गई और होठों पर बड़ी सी स्माइल। अद्विक धीरे से बड़बड़ाया, परफेक्ट फैमिली। फिर वो कार से बाहर आया और तुरंत आकृति को अपने गोद में उठा लिया। उसने आकृति को जगाया नहीं, उसे सोते हुए ही गोद में उठाया और वही ओहान आकृति के गोद में ही चिपका हुआ था। अद्विक इसी तरह दोनों को अपने साथ लेकर सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गया
और रूम में ले जाकर आकृति को बेड पर लिटा दिया। फिर उसकी गोद में से ओहान को लेकर बगल में लिटा दिया। फिर वो वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर बाद वो चेंज करके वॉशरूम से बाहर आया और वो नाइट ड्रेस में था। वो बाहर आकर बेड की तरफ बढ़ गया। बेड पर जाकर वह बीच में लेट गया। ओहान को तुरंत अपने पेट पर लिटा लिया। फिर आकृति को उसके कमर से पकड़ खुद से चिपका लिया। वह अपने गोद में चिपकी हुई अपनी वाइफ की तरफ प्यार भरी नजर से देखने लगा। वो सोचने लगा कि जिस वक्त उसे सबसे ज्यादा अपनी वाइफ के पास रहना चाहिए था, उस वक्त उसकी वाइफ ने कितने सारे दर्द को अकेले सहे हैं। उसके बारे में अद्विक को तो कुछ खबर भी नहीं था और वो अपनी वाइफ को हमेशा दर्द देता रहा, वह भी उस लड़की के लिए जो कि उसकी पूरी जिंदगी को नर्क बना रही थी। इस वक्त अद्विक को रीमा पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वही आकृति पर बेइंतहा मोहब्बत। वो नीचे झुका और धीरे से आकृति के माथे पर किस कर लिया और उसके कानों के पास जाकर बोला, आई एम सॉरी वाइफी, एंड आई रियली रियली लव यू सो मच। थैंक यू फॉर कम इन माई लाइफ। अद्विक को अब सारा सच पता चल चुका था। अब उसके मन में आकृति के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ चुका था। वही इस बात से अनजान आकृति बेफिक्री से सो रही थी, पर अद्विक की तो आंखों में नींद नहीं थे। वह काफी देर तक लगातार आकृति के चेहरे की तरफ देखता रहा। सोते हुए आकृति और भी ज्यादा मासूम और प्यारी लग रही थी। अद्विक खुद को आकृति के देखने से रोक नहीं पा रहा था। उसकी नजर बस उसी पर ठहरी हुई थी। वह आकृति की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, वाइफी अगर तुम नहीं आई होती मेरी लाइफ में, तो शायद अब तक यह अद्विक सिंह राठौड़ इस दुनिया से कब का जा चुका होता है। उसका कोई वजूद ही ना होता। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं नहीं। आई लव यू सो मच। वैसे मैं तुम्हें अपने हर जन्म में अपना बनाना चाहता हूँ। अचानक ये बोलते हुए अद्विक के कुछ मन में कुछ आया, जिससे उसके होठों पर स्माइल आ गए। अगली सुबह जब आकृति की नींद खुली, तो वह खुद को अद्विक की बाहों में पाकर हैरान रह गई। उसे याद आया कि कैसे कल वापस लौटते समय वह कार में ही सो गई थी। तभी उसे ओहान का भी ख्याल आया और वो ओहान को ढूंढने लगी। इस चक्कर में आकृति झटके से उठी तो अद्विक की भी आंख ही खुल गई, जो अभी कुछ घंटे पहले ही सोया था। अद्विक नींद में ही कसमसाते हुए बोला, क्या कर रही हो वाइफी, सोने दो ना। नींद में होने के कारण अद्विक की आवाज और भी ज्यादा मैग्नेटिक लग रही थी, जिससे आकृति के रोंगटे खड़े हो गए थे और उसकी गाल गुलाबी होने लगे थे। वह धीरे धीरे अद्विक की पकड़ से खुद को छुड़ाने लगी, पर अद्विक उस पर और भी ज्यादा अपनी पकड़ कसते जा रहा था, क्योंकि अद्विक ने इतनी तिरछी निगाहों से चुपके से आकृति के चेहरे के भाव को देख लिया था और अब उसकी होठों पर भी स्माइल आ गई थी। वह आकृति को परेशान करने के बारे में सोच रहा था, वही आकृति अभी ओहान के बारे में सोच रही थी। आकृति को ऐसे हिले डुलते देखकर अद्विक फिर से नींद में ही बोला, क्यों परेशान कर रही हो मुझे। आकृति धीरे से अद्विक के हाथों को हटाते हुए बोली, आप छोड़िए मुझे, मुझे उठना है। अद्विक किसी छोटे बच्चों की तरह नींद में ही बड़बड़ाया, पर मुझे तो अभी सोना है ना। आकृति तुरंत बोली, तो ठीक है, आप सोए ना, मुझे जाने दीजिए। अद्विक आकृति को कसकर पकड़कर बोला, नहीं मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। अद्विक की ऐसी बात सुन आकृति हैरान हो गई। वह मन ही मन बोली, क्या बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं। फिर वह इरिटेट होकर अपनी पूरी ताकत लगाकर अद्विक के हाथ को अपने ऊपर से हटा दी। अद्विक ने भी अब ज्यादा जिद नहीं किया। आकृति भी तुरंत बेड पर से नीचे उतरी और रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि अद्विक ने रात में ही ओहान को उसके रूम में सुला दिया था। आकृति मुंह बनाए बड़बड़ाते हुए वहां से जा रही थी। वही अद्विक तिरछी निगाहों से उसे देख मुस्कुरा रहा था। आकृति को परेशान करने में उसे हमेशा बहुत मजा आता था, क्योंकि जब आकृति गुस्सा होती थी तो उसके गाल लाल हो जाते थे, जिसमें वह और भी ज्यादा क्यूट लगती थी। आकृति सीधे ओहान के रूम में गई तो वहां अभी अभी उठा था और वह बैठे बैठे अपनी मम्मा के लिए रो रहा था। ओहान को ऐसे रोते देख आकृति घबरा गई। वो जल्दी से भागकर उसके पास गई और बोली, क्या हुआ मेरे बच्चे को। जैसे ही ओहान ने आकृति की आवाज को सुना,
वह अपने आंखों पर से हाथों को हटाया और आकृति को देख झट से उससे चिपक गया। वह रोते हुए बोला, मम्मा मैं तब से आपको ढूंढ रहा था। आप कहाँ थी मम्मा? आकृति ओहान के बालों को सहलाते हुए बोली, सॉरी बच्चा, मम्मा बस अभी किचन में गई थी। वो आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था ना, पर आप रोने लगे तो मम्मा भागकर आपके पास आ गई। ओहान ने अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से आकृति की तरफ देखा और अपने होठों का पाउट बनाकर बोला, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं आपके साथ रहूंगा हमेशा। आकृति मुस्कुरा दी, फिर प्यार से ओहान के फोरहेड पर किस करते हुए बोली, ओके मेरा बच्चा। इतना बोलकर आकृति ओहान को अपने गोद में उठाई और उसे लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर में ओहान को फ्रेश करने के बाद आकृति ओहान को अपनी गोद में लिए रूम में आई। कुछ देर में ओहान को रेडी कर उसने ओहान को बेड पर बिठाया और उसे कुछ खिलौने पकड़ाकर खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में आकृति भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई। फिर ओहान को अपने गोद में लिए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। आकृति ने वहां देखा तो अभी तक अद्विक नहीं आया था। ये देखकर आकृति की नजरें अद्विक की रूम की तरफ चली गई। उसी समय अद्विक रूम से बाहर आया। अद्विक भी रेडी हो गया था। जैसे ही अद्विक ने देखा कि आकृति उसे ही देख रही है तो उसके होठों पर स्माइल आ गए। वह आकृति की तरफ देख अपनी एक आई विंक कर देता है। अद्विक को ऐसा करते देख आकृति आंखें फाड़े मुंह खोले अद्विक की तरह देखने लगी। आकृति को ऐसे देखकर अद्विक को बहुत हंसी आ रही थी। वह हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और जाकर पहले ओहान के गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बच्चा। ओहान भी मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग डैडा। फिर अद्विक ने देखा आकृति वही बगल में बैठी है। वह आकृति के पास गया और उसके ऐसा करने से आकृति एक बार फिर से हैरान हो गई। अद्विक धीरे से उसके कानों में बोला, मुंह बंद कर लो वाइफी वरना मक्खी घुस जाएंगे। अद्विक की बात सुन आकृति झट से अपना मुंह बंद कर लेती है। अब उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसी समय मेड उनका ब्रेकफास्ट लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अद्विक ब्रेकफास्ट करने लगा। आकृति ओहान को अपने हाथों से खिला रही थी और ओहान भी खुशी खुशी आकृति के हाथों से खा रहा था। अद्विक उन दोनों को ही देख रहा था। उसके मन में यही चल रहा था कि उसकी वाइफ कितनी इनोसेंट और सॉफ्ट हार्टेड है। उसके दिल में सबके लिए प्यार है। ओहान जिसके बारे में आकृति को यह नहीं पता कि ओहान उसका खुद का बच्चा है, लेकिन फिर भी आकृति उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार दे रही है। जिस दिन आकृति को ये पता चला कि ओहान को उसने खुद जन्म दिया है, तब उस वक्त आकृति कैसा फील करेगी, यही सब अद्विक के मन में चल रहे थे और कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी लग रहा था। उसने सोच लिया था कि जल्द ही वह आकृति को सब सच बता देगा। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद अद्विक वहां से सीधे अपने ऑफिस के लिए चला गया। वहीं आकृति ओहान को अपने गोद में लिए रूम में आई और उसी के साथ खेलने लगी। वहीं दूसरी तरफ रक्षित ने आज अदिति को बाहर मिलने के लिए बुलाया था। अदिति जिसके मन में रक्षित के लिए जितने भी कड़वाहट और गलतफहमियां थी वह सब मिट चुकी थी और अब वो खुद रक्षित से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने अपने पूरे बेड पर कपड़े फैला रखी थी और उसमें से चूज कर रही थी कि वह कौन सा कपड़ा पहने, क्योंकि वो आज सबसे बेस्ट दिखना चाहती थी ताकि रक्षित उसे देखे तो बस देखता रह जाए। काफी देर तक चूज करने के बाद अदिति ने एक सी ग्रीन कलर का ड्रेस उठाया और उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद अदिति चेंज करके बाहर आई तो उस ड्रेस में अदिति बहुत खूबसूरत लग रही थी। अदिति ने जल्दी से अपने बालों में क्लचर लगाया, हल्का सा मेकअप करके रेडी हो गई। फिर रूम से बाहर निकली और तुरंत ही हॉल से होते हुए मेंशन से बाहर चली गई। बाहर आकर वह कार में बैठी। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद अदिति की कार एक बड़े से रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकी। अदिति कार से बाहर आए और उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गई। अदिति रेस्टोरेंट के अंदर गई। उस रेस्टोरेंट में चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। ये देख अदिति को थोड़ा अजीब लगा और उसे अंदर ही अंदर से डर सा लगने लगा था। वह धीरे से आवाज लगाते हुए बोली, हेलो कोई है यहाँ पर? लेकिन किसी की आवाज नहीं आ रही थी।
ये देखकर अदिति को घबराहट होने लगी। वह एक बार फिर से अपने घबराई हुई आवाज में बोली, कोई है? अदिति ने जब देखा किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो वह डर के कारण वापस जाने लगी थी। तभी एक झटके में वहां लाइट ऑन हो गया और चारों तरफ रोशनी फैल गई। एक पल के लिए अदिति की आंखें बंद हो गई, फिर वह धीरे धीरे अपनी आंखों को रोशनी में एडजस्ट करके खोला। उसने जैसे ही सामने देखा, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उस पूरी जगह पर हॉट शेप के बैलून लगे हुए थे। एक साइड बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, आई लव यू बीवी, और वहीं पर अदिति की दुल्हन वाली फोटो लगी हुई थी। दोनों मंडप में बैठे हुए थे, वह फोटो भी लगे हुए थे। हालांकि उस वक्त अदिति के साथ जबरदस्ती हुआ था, पर फिर भी रक्षित ने उसमें से कुछ फोटोज क्लिक कर लिए थे। अदिति बड़े ही गौर से सब देख रही थी। उस फोटोज को देखकर उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसे याद आया कि कैसे उस वक्त वह अपनी जिद पर थी और किसी और से शादी करने के लिए हाँ बोल दिया था। इस कारण से रक्षित को ये करना पड़ा, और वही गलतफहमी के कारण अदिति रक्षित को गलत समझ रही थी। ये सब सोचते हुए उसे रक्षित की याद आए और वह बोली, मिस्टर कपूर आप कहाँ हैं? वह यहाँ वहां बेताबी से रक्षित को ढूंढने लगी। तभी उसे एक साइड में रक्षित अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले बड़े ही स्टाइल में खड़ा दिखाई दिया। रक्षित को देख अदिति भागकर उसके पास गई और तुरंत उसके सीने से लग गई। वहीं रक्षित ने भी कसकर अदिति को अपनी बाहों में जकड़ लिया। अदिति की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये देख रक्षित धीरे से उसे अलग किया। अदिति के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ जान? तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? अदिति बस ना में अपना सर हिला देती है। ये देखकर रक्षित उसके माथे को चूमते हुए बोला, डोंट क्राई जान, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये बोलते हुए रक्षित ने अदिति की आंखों से बहते हुए आंसुओं को साफ करने लगा। फिर रक्षित ने अदिति का हाथ पकड़ा और उससे बोला, यहाँ आओ जान। अदिति बस चुपचाप रक्षित के साथ चलने लगी। दोनों ही एक साइड आई तो वहां एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था। अदिति केक को अपनी कंफ्यूज भरी नजरों से देख रही थी। तभी रक्षित ने उसे ध्यान से केक को देखने के लिए बोला। अदिति ध्यान से उसे केक को देखी, तो उस पर फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी लिखा हुआ था। ये पढ़कर अदिति की आंखें एक बार फिर से नम हो गई और अपने होठों पर स्माइल लिए वह रक्षित की तरफ देखने लगी। रक्षित प्यार से उसके माथे को चूम लेता है और बोला, क्या हुआ जान? अदिति अपने सर को ना में हिलाए और बोली, कुछ भी नहीं। रक्षित वही रखे नाइफ को उठाया और उसे अदिति को पकड़ा दिया। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए उस केक को कट किया। रक्षित ने केक का एक पीस उठाया और अदिति की तरफ बढ़ा दिया। अदिति अपनी आंखों में नमी लिए रक्षित की तरफ देखने लगी और चुपचाप से अपना मुंह खोलकर केक खा लिया। केक खाते हुए अदिति के होठों के पास थोड़ा सा केक लग गया, जहां पर रक्षित की नजरें ठहर गए थे। अदिति उस केक को खाती उससे पहले ही रक्षित आगे बढ़ा और उसके होठों के पास लगे केक को अपने जीभ से लिक करने लगी। रक्षित के ऐसा करने से अदिति के पूरे शरीर में कट सा दौड़ गया और उसका पूरा चेहरा शर्म के कारण लाल हो गया। ये देखकर रक्षित धीरे से अदिति के गालों पर किस कर लिया, जिससे अदिति शर्मा कर अपनी पलकों को नीचे झुकाए चुपचाप खड़ी हो गई, पर उसके होठों पर स्माइल थी। रक्षित अचानक से वहां से दूसरी साइड गया और म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया, जिससे वहां पर बड़ा ही खूबसूरत सॉन्ग बजने लगे। रक्षित अदिति के पास जाकर बोला, कैन आई डांस विद योर जान? रक्षित के इतने प्यार से पूछने पर अदिति भला कैसे खुद को रोक पाती। उसने तुरंत उसके हाथों पर अपना हाथ रख दिया। फिर रक्षित उसे लेकर एक साइड आया और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में अपनी बाहें डालें डांस करने लगे। तू ही हकीकत ख्वाब, तू दरिया, तू ही प्यास, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। डांस करते हुए दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। दोनों की नजरें एक दूसरे से लड़ी हुई थी और दोनों के दिलों के जज्बात आंखों से बयां हो रहे थे। रक्षित धीरे धीरे अदिति के चेहरे की तरह झुकने लगा। वो जैसे ही अदिति के होठों पर किस करने वाला था, उससे पहले अदिति एकदम से दूर हुई है और दूसरी साइड भाग गई। ये देख रक्षित उसे घूरने लगा तो
अदिति हंसते हुए बोली, आपको क्या लगा इतनी आसानी से आपको किस करने दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सुन रक्षित घूरकर उसे देखते हुए बोला, अच्छा तुम मेरे साथ चालाकी, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इतना बोल रक्षित उसकी तरह दौड़ पड़ा। अदिति इधर से उधर भाग रही थी और रक्षित उसके पीछे दौड़ रहा था। वो दोनों किसी छोटे बच्चे की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अचानक ही अदिति का पैर एक टेबल से टकराया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, उससे पहले ही रक्षित तुरंत आगे बढ़कर अदिति को अपने मजबूत बाहों में जकड़ लेता है। अदिति जो कि डर के कारण अपनी आंखों को बंद किए हुए थी, जब उसने खुद को किसी के मजबूत बाहों में महसूस किया तो वो अपनी आंखें खोलकर देखी, उसके सामने रक्षित खड़ा था। ये देख उसके होठों पर स्माइल आ गई। वहीं रक्षित ने अदिति को धीरे से खड़ा कर दिया और एकदम से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए शरारती स्माइल के साथ बोला, तो जान मुझसे क्या कह रही थी तुम कि मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाऊं? तुम मेरे हाथ नहीं आओगी। हाँ। ये सुन अदिति शर्माने लगी और उसकी तरफ देख मुस्कुराकर बोली, नहीं तो मैंने ऐसा कब कहा। रक्षित ने अदिति को पकड़ा और उसे वॉल से लगाकर खड़ा कर दिया और बोला, अच्छा तो अब तुम झूठ भी बोलोगी। दिस इज नॉट फेयर जान। अभी अदिति कुछ बोलती, उससे पहले ही रक्षित उसकी तरफ झुका और एकदम से उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। फिर बड़े ही पैशनेटली उसके होठों पर किस करने लगा। रक्षित के ऐसा करने से पहले तो अदिति चौंक गई, पर कुछ देर बाद वो भी उसके इस किस में उसका साथ देने लगी। अदिति का साथ पाते ही रक्षित और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। अब वो उसके होठों के रसों को पीने लगा। वो कभी उसके लोअर लिप्स को अपने लिप्स के बीच दबाकर उसे शक करता, तो कभी उसके ऊपर लिप्स को। वहीं अदिति भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस किया जा रहे थे। धीरे धीरे उनकी किस डीप और एग्रेसिव होने लगी थी। कुछ देर बाद जब अदिति को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो वो रक्षित के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन रक्षित अदिति को छोड़ ही नहीं रहा था। जब रक्षित की सांसें फूलने लगी, तब उसने अदिति के होठों को छोड़ा। अब दोनों की ही सांस भारी हो रखी थी और दोनों ही गहरी गहरी सांस ले रहे थे। अदिति का पूरा चेहरा लाल हो गया था। रक्षित अदिति के ऊपर झुके हुए गहरी गहरी सांस ले रहा था। उसके काली गहरी निगाहें अदिति के खूबसूरत चेहरे पर ही टिके हुए थे। इस वक्त अदिति बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रक्षित का मन कर रहा था कि अभी अदिति को अपनी बाहों में लेकर जी भर के प्यार करे, पर वो खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो अभी अदिति की मर्जी जानना चाहता था। हालांकि वह दोनों तो हस्बैंड वाइफ थे, पर फिर भी वह अदिति की मर्जी के बिना वो आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। कुछ देर बाद अदिति जब अपनी बढ़ी हुई सांसों को कंट्रोल कर लेती है, तो वो अपनी लंबी लंबी पलकों को झपकाते हुए रक्षित की तरफ देखने लगी। पर रक्षित की गहरी निगाहें अदिति पर ही टिके हुए थे। ये देख अदिति शर्मा कर अपनी नजरों को नीचे झुका ली। रक्षित धीरे से अदिति की कानों के पास गया और उसके कानों में बोला, जान यू आर लुकिंग सो हॉट एंड नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। जैसे ही आदित्य ये सुना, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह हैरानी से रक्षित की तरफ देखने लगी। तभी रक्षित उसके गालों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ जान? तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगी? अदिति कुछ नहीं बोल पाई और वो शर्म के मारे अपनी नजरों को और भी नीचे कर लेती है। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह रक्षित की तरफ देख सके। तभी रक्षित एक बार फिर से झुका और उसके कानों में बोला, जान आई वॉन्ट योर राइट नाउ। ये सुनते ही अदिति के पूरे शरीर में तेज कट दौड़ गया और उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। वो अब हल्का हल्का सिवर भी कर रही थी। वो इस तरह सिविंग करते हुए धीरे से रक्षित की तरफ देखती है, जो कि बड़े ही उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था। रक्षित की आंखों में इस वक्त अदिति के लिए जुनून और दीवानगी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे अदिति भी साफ महसूस कर पा रही थी। फिर वह धीरे से अपनी पलकों को झपका देती है, जिससे समझकर रक्षित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह एक झटके में अदिति को अपनी बाहों में भरने वाला था कि तभी अदिति एकदम से रक्षित को खुद से दूर धकेली और बोली, आपको क्या लगा मिस्टर कपूर, मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगी?
ना इतनी आसानी से तो आपको आपकी जान नहीं मिलने वाली। रक्षित मुंह बनाया और बोला, जान दिस इज रॉन्ग, तुम चीटिंग कर रही हो मेरे साथ। पहले हाँ बोलती हो और फिर इस तरह से भाग जाती हो। रक्षित की बात सुन अदिति हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, आपको क्या लगा मैं इतनी जल्दी आपकी बात मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, इतने दिनों तक मुझे परेशान किया, मुझसे फोर्सफुली मैरिज की, अब पनिशमेंट तो बनती है ना। रक्षित उसे घूरते हुए बोला, पनिशमेंट? ऑलरेडी तुम मुझसे इतने दिन दूर रहकर बहुत पनिशमेंट दे चुकी हो। पर अब मैं नहीं मानने वाला, अब तुम चाहे कुछ भी कहो, आज तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। अदिति फिर हंसते हुए बोली, कोशिश करके देख लीजिए, मैं इतनी जल्दी हाथ नहीं आने वाली। इतना कहकर वो अपने अंगूठा दिखाकर उसे चिढ़ाने लगी। रक्षित अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, ओ ये बात है, लगता है भूल गई कि अभी मैंने तुम्हें कैसे 2 मिनट में पकड़ लिया था। पर इस बार जब तुम मेरे पकड़ में आओगी तो सिर्फ होठों को ही नहीं, पूरे जिस्म को अपना बनाऊंगा मैं। रक्षित की बात सुन एक पल के लिए अदिति डर गई, पर वो अपने चेहरे पर डर के भाव नहीं लाई, और उसी तरह रक्षित को चिढ़ाते हुए बोली, वो तो देखा जाएगा। इतना कहकर वो झट से वॉशरूम के अंदर चली गई। ये देख रक्षित बोला, ये तो बहुत गलत है, तुम इस तरह से वॉशरूम के अंदर नहीं जा सकती। अदिति वॉशरूम के अंदर से हंसते हुए बोली, ये मेरी मर्जी है मिस्टर कपूर, मैं वॉशरूम में जाऊं या नहीं जाऊं, मुझे बस खुद को बचाना है, और कैसे बचाना है ये मैं खुद डिसाइड करूंगी। रक्षित अपने दांत पीसते हुए बोला, जान वॉशरूम से बाहर आओ राइट नाउ। पर अदिति वॉशरूम के अंदर से बोली, मैं तो बाहर नहीं आने वाली, मैं तो यही रहने वाली हूँ। रक्षित अपने बाजुओं को फोल्ड करते हुए बोला, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक वॉशरूम के अंदर रहती हो। इतना कहकर रक्षित जाकर सोफे में बैठ गया और अपना मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगा। वही वॉशरूम के अंदर अदिति मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बालों को ठीक कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने होठों पर गई, जो कि रक्षित के इतने पैशनेट किस करने के कारण बुरी तरह से लाल हो गए थे, और स्वेलिंग भी आ गई थी। ये देखकर अदिति धीरे से अपने उंगलियों को होठों पर फिराए और बोली, मॉन्स्टर कहीं के। अदिति भले ही रक्षित को ये बोल रही थी, पर उसकी होठों पर स्माइल भी थी। वो फिर खुद के फेस को वॉश की और अपने कपड़ों को ठीक करने लगी। कुछ देर तक वो यहाँ से वहाँ वॉशरूम में घूमते रही। अब उसे बोर महसूस होने लगा। वह सोचने लगी कि क्या करें, कब तक वह ऐसे यहाँ रहेगी, उसे कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, क्योंकि अगर वो अभी बाहर जाएगी तो रक्षित उसे नहीं छोड़ेगा, और ऐसे तो वो यहाँ नहीं रह सकती। कुछ देर तक इधर उधर घूमने के बाद अदिति डोर के पास आई और कान लगाकर खड़ी हो गई। वह सुनने की कोशिश कर रही थी कि रक्षित की कोई आवाज आ रही है या नहीं। अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो इसका मतलब कि रक्षित नहीं है। जब उसे कोई आवाज ही नहीं सुनाई दी तो वो धीरे से बोली, मिस्टर कपूर क्या आप चले गए? लेकिन अदिति के पूछने पर भी रक्षित की कोई आवाज नहीं आई। अदिति ने एक बार फिर से आवाज दी, मिस्टर कपूर बाहर हो क्या आप? क्या आप मुझसे गुस्सा हो गए हो? लेकिन इस बार भी रक्षित की कोई आवाज नहीं आई। तो अदिति खुद से बोली, कहीं मिस्टर कपूर मुझसे नाराज होकर चले तो नहीं गए। ये सोचते हुए अदिति ने मुंह बनाई। फिर खुद से बोली, क्या मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए? पर अगर वह रूम में हुए तो नो, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। पर वो वॉशरूम में भी इतनी देर तक नहीं रह सकती। ये सोचते हुए अदिति ने धीरे से वॉशरूम का डोर ओपन किया और फिर अपने छोटे से सिर को बाहर निकाल कर इधर उधर देखने लगी। जब रूम में उसे रक्षित कहीं भी नहीं दिखा, ये देख वह चौंक गई। फिर वह खुद से बोली, लगता है वो मुझसे नाराज हो गए। ये बोलकर अदिति ने वॉशरूम का पूरा डोर ओपन कर देती है। पर जैसे ही वह बाहर आने वाली थी, उससे पहले ही एक झटके में रक्षित ने उसे वापस से वॉशरूम में धकेल दिया। अब रक्षित भी वॉशरूम के अंदर आ गया था। वो वॉशरूम के डोर को अंदर से लॉक कर देता है। रक्षित एकदम से अदिति को वॉल से लगाकर खड़ा हो गया। वो अब अदिति के बिल्कुल ऊपर झुका हुआ था। ये सब रक्षित ने इतना जल्दी किया कि अदिति संभल ही नहीं पाई। वो हैरानी से आंखें फाड़े रक्षित की तरफ देख रही थी।
वही रक्षित होठों पर शैतानी स्माइल ये बोला, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बचकर भाग जाओगी? अदिति अभी भी आंखें फाड़े रक्षित को देख रही थी। रक्षित हंसते हुए बोला, क्या हुआ? कैसा लगा मेरा सरप्राइज जान? अब तो तुम हार चुकी हो, इसलिए मैं जो करूंगा तुम मुझे वह करने दोगी। अभी अदिति कुछ बोलती उससे पहले ही रक्षित उसके होठों पर टूट पड़ा और बड़े ही पैशनेटली उसके होठों को अपने होठों में दबोचकर उसे किस करने लगा। आगे क्या होगा, आकृति को कब सारा सच पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहें रीबर्थ, माय हार्टलेस हस्बैंड, सिर्फ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी पर।